इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 पिकोमीटर खाली स्थान के बराबर है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट कहता है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 42 का होगा, सी ऑप्शन, यानी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m गतिज ऊर्जा k तथा वस्तु का संवेग p हो तो ठीक है, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध के बराबर होगा p²/2m। तो देखिए प्रथम स्थिति में यदि देखें तो यह है k1 बराबर क्या होगा, p²/2m, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग 3 गुना यदि कर दे तो k2 बराबर क्या होगा, वस्तु का संवेग 3 गुना तो 3p का होल स्क्वायर/2m, ठीक है, यानी 9p²/2m, ठीक है, 9p²/2m। तो यहाँ पे देखिए ये है समीकरण कितना गुना हो गया है, तो ये जो है 9 गुना हो गया है, यानी k2 बराबर क्या होगा, 9k1। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दाब का विमा सूत्र क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दाब का जो विमा सूत्र है ये ml-1t-2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए चूँकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल, दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल, ठीक है, दाब बराबर बल बट्टा में क्षेत्रफल, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो बल का क्या हो जाएगा, तो देखिए बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा kg, द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो आपको मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा ml, ठीक है, ml-2, ml-2। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L2, ठीक है, L2। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी ml-t-2 बट्टा में L2, यानी ये हो जाएगा ml-1 और t-2। नेक्स्ट फिर देखिए 44 नंबर कहता है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो देखिए केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 होता है, ठीक है। तो केल्विन ताप मापने की SI इकाई क्या है, SI इकाई है, ठीक है, केल्विन ताप मापने की SI इकाई है, यानी बी ऑप्शन। तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273.15। नेक्स्ट कहा कि तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। तो तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय जो क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, इससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। नेक्स्ट है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सी ऑप्शन, अपकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे देखें 46 का यदि देखें तो वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब ऐसे आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है, वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्री बल का आभास होता है। दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उच्च तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब
दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो सी ऑप्शन क्वथनांक। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित हो जाता है और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु जो है बहुत अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अतः हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो बी ऑप्शन 330 मीटर पर सेकेंड। तो किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग जो 343.59 प्रति सेकेंड लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? 49 का होगा सी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकीर्णन न होने के कारण। तो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। कहता है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो 50 का हो जाएगा बी यानी केवल प्रतिरोध। तो एसी परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। प्रतिरोध में पावर हानि I²R होता है। प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है पावर हानि ज़्यादा होती है, जो ताप के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। तो हीट जो होता है समानुपाती होता है I²RT। अतः लोहे में जंग लगना इसमें से किसका जो सामान्य उदाहरण है? बी ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना। नेक्स्ट देखिएगा कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए ग्रेफाइट, हीरा तथा फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन और ज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा 0.03%। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? 53 का होगा ए हिदेकी युकावा। तो देखिए परमाणु बम सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने किया है। बोसॉन कण की खोज SN बोस ने किया है। क्रेस्कोग्राफ की खोज JB बोस ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन ने की। कहता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन 54 का होगा बी नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। कहता है कि उस जर्मन रासायनिक का नाम बताए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। 55 का होगा सी जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर। 1817 में जर्मन रासायनिक जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया। डोबेराइनर त्रिक डाइट्स 3 तत्वों के समूह पर आधारित हैं। त्रिक के तीनों तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 बाह्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपको सी ऑप्शन। दहन को जो है समर्थन नहीं करता, दहन को सपोर्ट नहीं करता। यानी
कहता है कि बल्ब एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल ली जाती है ताकि इसमें गर्म तंतु से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत न कर पाए और बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। बल्ब के अंदर मौजूद वायु निकलकर अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। कहता प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? 57 का सी सल्फर। तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है। प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपटल पर सल्फर का प्रतिशत 0.05% है। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। सल्फर की प्राप्ति जॉफ्रास विधि एवं मिश्रली विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि जलाने पर निम्नोक्तक में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? 58 का सोडियम। तो सोडियम एक रासायनिक तत्व है। यह जो है आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। ठीक है, इस समूह में धातुगण मौजूद सोडियम धातु के परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन में सरलता से अपचयित हो जाते हैं। इसकी क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वात या केरोसिन तेल में रखते हैं। जल से यह क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन मुक्त करता है। वायु में यह पीली लपट के साथ जलकर सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बनाता है। पोटेशियम जलने पर बैंगनी रंग प्रदान करता है और बेरियम जलने पर हरा रंग। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ए एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। तथा साबुन का उत्पादन होता है ए ऑप्शन। तो ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। साबुन वसा या तेल या उनके फैटी एसिड से बनता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तथा जब वसा या तेल में मौजूद जो है ट्राइग्लिसराइड जलीय यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये साबुन और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। ऐसे एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। चूँकि इस अभिक्रिया में से साबुन बनता है इसलिए इसे जो है सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। कहता है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। 61 का होगा बी। तो स्फिग्मैनोमीटर। तो देखिए स्फिग्मैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। इकोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की जांच, स्टेथोस्कोप द्वारा लंग्स से होने वाली आवाज़ तथा स्पाइरोमीटर द्वारा लंग्स की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? 62 का सी यानी रस संवेदी। तो जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिका होती हैं। फिर कहता है कि ये कोशिकाएं भोजन में जो है रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ मूल रूप से जो है 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती हैं: नमकीन, खट्टा, कड़वा और मीठा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नेक्स्ट। दांत का इनेमिल किससे बना है? तो बी ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट। तो दांत का इनेमिल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होते हैं इनेमिल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इनके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को जो पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती हैं तथा पल्प में रक्तवाहिनी होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। तथा हृदय की धड़कन का पता लगाने में
कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो ए ऑप्शन स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार रेने लेनेक ने 1816 में किया था। ठीक है, तो मानव फेफड़ों की श्वसन दर के मापन का जो यंत्र है स्पाइरोमीटर है, और तापमान मापने के लिए यानी थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में, स्फिगोमेनोमीटर का रक्तचाप मापने। कदा मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो बी ऑप्शन 7.35 से 7.45। तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में किसी बिलियन का मान 7 से कम तो बिलियन अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, और पीएच मान 7 होने पर बिलियन उदासीन होता है। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के मध्य होगा। कुछ जो सामान्य पदार्थों का पीएच मान समुद्री जल जिससे 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2 होता है। कहता है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? तो बी पाइरूवेट। तो पहले चरण के प्रारंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद पाइरूवेट। नेक्स्ट है कि कौन सा भाग जो है प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो यह है कॉर्निया। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, यह प्रतिबिंब बनाता है। मानव आँख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आँख की सबसे बाहरी लेंस है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आँख दान करने के संबंध में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। कहता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी हैं जो दोनों सिरों पर जुड़ी होती हैं? 68 का होगा डी। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी जीव है जो दोनों सिरों पर जो है जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। कौन सा जो है डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो ए ऑप्शन एस्ट्रोजन। तो देखिए, एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के यौन और प्रजनन जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण। कहता है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो बी। तो देखिए, केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। कहता है एड्स रोग खाली स्थान के कारण होता है। 71 का ए विषाणु वायरस। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। एड्स का वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति आसानी से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। सी मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय ले लेता है, जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे जो रुग्ण कर देती हैं। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिर कणिका नष्ट हो जाती हैं तथा रक्त में कमी हो जाती है। कुनेन, फ्लूड्रीन, क्लोरोक्विन, ठीक है, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। कहता कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो ऊर्जा मुद्रा क्या होती हैं? तो बी ATP। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होती हैं। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग
प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 74 का है चार्ल्स डार्विन। तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद में कहलाता है। कहता है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं, तो अमोनिया। तो जलीय प्राणी जो है मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, जो सीधे जल में घुल जाती हैं। पक्षी अर्धघन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। तथा पदार्थों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं, तो थैलोफाइटा। तो पादप के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। इस समूह में पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ स्थित होते हैं, तो ए ऑप्शन पत्तियों की निचली सतह। फर्न पौधे में बीजाणु पत्तियों की निचली सतह में स्थित होते हैं। फर्न एक बिना पुष्प वाला पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जा सकता है। कहता है यह बीजाणु धानियों में बीजाणु उत्पन्न करता है, ठीक है, और इसी से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। फर्न एक पूर्ण विकसित संवहनी प्रणाली वाला पहला पौधा है। यह टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। फर्न अपने सजावटी और औषधीय उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है। बी एंजियोस्पर्म्स। तो मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें आवृतबीजी कहते हैं। इन पौधों के बीज जो है बीज चूल से ढके होते हैं। कहता खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है 79 का होगा ए, यानी भूमिगत तना। तो अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण। अतः रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खाली स्थान का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स।